डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद मतीन आरएच स्टडी जोन से। कैसे हैं आप सब लोग? तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, अब तक हमने प्रीवियस पार्ट्स में क्लास 10 की केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के 4 पार्ट्स को कवर किया था, जिसमें हमने चैप्टर फर्स्ट के वेरियस टॉपिक्स को कवर किया था, जैसे क्राइटेरिया क्या होते हैं केमिकल रिएक्शंस के, और टाइप्स क्या होते हैं, और कैसे बैलेंस किया जाता है केमिकल इक्वेशन को। तो आज इस लास्ट 5th एंड लास्ट पार्ट में हम जो कवर करने जा रहे हैं वो आज का हमारा टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन ऑन आवर डेली लाइफ। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है ये हम पार्ट 4 में समझ चुके हैं, तो फिर भी हम न्यू व्यूअर्स के लिए बता देते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन इज नथिंग बट द इंक्रीमेंट इन द नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन के एटम्स का नंबर बढ़ने को कहते हैं हम कि ये ऑक्सीडेशन हुआ, और इसके अपोजिट अगर ऑक्सीजन के एटम्स कम होते हैं तो उसे बोलते हैं रिडक्शन हो गया। और वो रिएक्शंस जिनमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों ही चीज़ें होती हैं, उन रिएक्शंस को कहा जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। रेड प्लस ऑक्स, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन मीन्स रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन ऑन आवर डेली लाइफ, वह तो कई सारे इफेक्ट्स हैं इसके, बट जो मोस्ट कॉमन इफेक्ट्स हैं कि हमारी डेली लाइफ पर ऑक्सीडेशन हमें कैसे इन्फ्लुएंस करता है, तो वो 2 मेन इफेक्ट्स हैं आपके। फर्स्ट वन इज कोरोजन ऑफ मेटल्स एंड सेकेंड वन इज रेंसिडिटी। तो चलिए थोड़ा डिटेल से समझते हैं इस चीज को। तो चलिए देखते हैं कोरोजन क्या होता है। कोरोजन ऑफ मेटल्स, या सिर्फ ओनली, या तो सिर्फ करोजन कह लें या करोजन ऑफ मेटल्स। बेसिकली जो करोजन है वो मेटल से ही कंसर्न्ड है। चलिए समझते हैं क्या होता है। द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है इन विच, जिसमें मेटल्स आर ईटन अप, मेटल खा ली जाती है। एक तरह से खा ली जाती है, मतलब ये नहीं समझते आप, खाई नहीं जा रही है, मतलब दरअसल ये झड़ जाती है, एक तरह से खत्म हो जाती है। मेटल्स आर ईटन अप, मेटल्स खा ली जाती है ग्रेजुअली। ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे, धीरे धीरे मेटल जो है झड़ने सी लगती है, खत्म होने लगती है, कम होने लगती है, बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और केमिकल, है ना। हवा के जरिए या फिर नमी जो होती है उसमें हवा में, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स, और केमिकल के जरिए, इन सारी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के जरिए अगर कोई मेटल्स झड़ती है, हीट अप कर ली जाती है, तो उसको बोलते हैं हम करोजन, इज कॉल्ड करोजन। तो ऐसा क्यों होता है? आपने देखा होगा कि जो आयरन ऑब्जेक्ट होते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे उनपे रेड ब्राउन कलर की लेयर आने लगती है। कौन से कोई लेयर? वहां जहां पर खुली हुई हवा आ रही है और जहां पर क्या कहते हैं नमी भी मौजूद है, तो वहां पर उस पर जंग सी लगने लगती है। जंग जो होती है ना, उसे जो रस्टिंग बोलते हैं जिसे, तो वो जो है आपका आयरन ऑक्साइड होता है बेसिकली। क्योंकि जब आपका आयरन खुले में पड़ा हुआ है तो जाहिर वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेगा, ठीक है, और उसमें कुछ है ना, इसमें कुछ मॉलिक्यूल आ जाएंगे वाटर के। उसके बाद में क्या बन जाएगा? ये आयरन है, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मेटल क्या बना लेती है? ऑक्साइड बना लेती है अपना, तो ये बन जाएगा आपका आयरन ऑक्साइड। और जितने करेस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स होंगे वो आपके बन जाएंगे वाटर के। खैर, तो यहां क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ, देखिए हमने क्या पढ़ा यहां पर कि बाय द एक्शन ऑफ एयर, एयर याद है आपकी, मॉइस्चर, मॉइस्चर क्या होता है? बेसिकली नमी होती है, नमी में क्या होता है? वाटर होता है। तो ये चीज, इनके एक्शन से क्या होगा, ये चीज बन जाएगी आपकी, से बोलते हैं हम रस्टिंग। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ, ये रस्टिंग है आपकी। तो क्या होगा इसमें? आपको आगे क्लियर हो गया होगा कि अगर कोई भी मेटल है और उस पर एटमॉस्फेरिक कंडीशन जैसे कि हवा है या पानी है, वो उसे अटैक करके वो उस पर अगर जंग सी लग जाती है, तो
तो उसको बोलते हैं हम कि सारी एक कोरोजन हो गया। ठीक है, तो यहाँ इसमें कंफ्यूज ना हो, ये बस अनबैलेंस है, सिर्फ ये बताया है ये इन सारी चीजों का रिएक्शन ये होगा। तो अब इसमें चाहे तो बैलेंस कर सकते हैं पार्ट 2 को देखकर। इसमें अब आप चाहें तो इसको बैलेंस कर सकते हैं, इसी चैप्टर के पार्ट 2 को देख करके आप समझ के इसको बैलेंस कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको डायरेक्टली बैलेंस कर रहा हूं। ये बैलेंसिंग हमने कैसे कर दी, इसको जानने के लिए हमारा पार्ट 2 देख सकते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा। बट अभी हमारा मेन पर्पस क्या है कि हमारा कोई आयरन ही नहीं, कोई भी है, कोई भी मेटल है आपकी, वो आपका एटमॉस्फेरिक कंडीशन के अंडर अगर वो झड़ने सी लगती है, एटीन अप कर ली जाती है ग्रेजुअली, तो उसको कहते हैं हमारे मेटल का करोजन हो गया। और एक बात का खास ख्याल रखें कि जो रस्टिंग है वो डिफरेंट नहीं है उससे, बस जो आयरन का करोजन होता है उसको रस्टिंग बोलते हैं। इट इज कंसर्न विद आयरन ओनली। ठीक है ना, जो आपकी रस्टिंग है ना, रस्टिंग वर्ड जो है सिर्फ आयरन के साथ यूज किया जाएगा। ठीक, जो आपका आयरन का करोजन है उसे क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं, क्योंकि आपके पास आयरन की चल रही है। बहरहाल आप ऐसा ना समझें कि सिर्फ आयरन में ये करोजन जो है सभी के लिए कॉमन वर्ड है ना। कोई सी मेटल का आप ग्रेजुअली हिटिंग अप होता हुआ देखेंगे, वो झड़ने से लगेगी, तो आप उसे क्या कहेंगे कि वो इसका करोजन हो रहा है मेटल का। तो इसको अब देखिए, इसका जाहिर सी बात है एक अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी है। किसी भी मेटल के लिए कौन चाहेगा कि उसके मेटेलिक ऑब्जेक्ट झड़ने लगे, खत्म से हो जाए, तो अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी है। इस वजह से इसका प्रिवेंशन भी जरूरी है। तो इन प्रिवेंशन को हम किस तरह से अकाउंट में ले सकते हैं कि कोरोजन का किस तरह से हम प्रिवेंशन कर सकते हैं, चलिए समझते हैं। प्रिवेंशन, फर्स्ट वन इज वी कैन प्रिवेंट द कोरोजन बाय पेंटिंग द मेटेलिक ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, तो इसके प्रिवेंशन में आप क्या कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं। कोई भी आपने देखा होगा कि आपके यहाँ डोर वगैरह जो होते हैं, मेटेलिक डोर या आयरन के जो डोर होते हैं, वहां हम पेंटिंग कराते हैं। उससे क्या होता है, एक तो उसका अपीयरेंस अच्छा हो जाता है, सेकेंड मेन थिंग इज इट इज प्रिवेंटेड बाय करोजन। ठीक है ना, पेंट करने के बाद में चीजें जो होती है मेटेलिक, वो करोजन से किसी हद तक बच जाती हैं। अच्छा, सेकेंड वन इज ग्रीजिंग और ऑयलिंग। तो जाहिर सी बात है, ल्यूब्रिकेंट्स होते हैं, चिकनाहट हिस्सा आती है, थोड़ा स्मूथ हो जाता है सरफेस, तो उस स्मूथनेस की वजह से उसकी एविटीज होती हैं बारीक बारीक, वो बढ़ जाती हैं, उनका फ्रिक्शन कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा कोरोजन किसी हद तक रुक जाता है। ठीक है ना, तो आप मेटल्स की ग्रीजिंग कर देते हैं या ऑयलिंग कर देते हैं, तो वो मेटल किसी हद तक आपकी कोरोजन से सेफ हो जाती है। अच्छा, नेक्स्ट है आपका गैल्वेनाइजेशन। तो ये गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन आपने देखा होगा कि पहले का भी हो सकता है, आज भी होता हो, बट आमतौर पर ये बचपन में देखा था हमने कि उसमें जो है यदि मेटल्स को मेटेलिक ऑब्जेक्ट पर जो है एक तरह से एक कलाई कर दी जाती है, कलाई सी हो जाती है, उस पर एक लेयर, वो कलाई क्या होती है बेसिकली, वो जिंक होता है, जिंक मेटल की एक तरह से कोटिंग कर दी जाती है उसके ऊपर, तो हम बोलते हैं कि किसी पर्टिकुलर मेटल का जो है गैल्वेनाइजेशन हो गया। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि जो कलाई करने को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन, है ना। तो उसमें बेसिकली होता क्या है, अभी अगर किसी साइंटिफिक टर्म के हिसाब से बताएंगे तो कैसे बताएंगे कि भाई गैल्वेनाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच मेटेलिक ऑब्जेक्ट इज कोटेड विद जिंक। ठीक है, तो इसलिए गैल्वेनाइजेशन क्या हो गया आपका, इसमें जिंक का जो है, जिंक की कोटिंग की जाती है किसी मेटल के ऊपर जिसको कोरोजन का खतरा होता है। ठीक है, तो चलिए आपकी मतलब अब नेक्स्ट प्रिवेंशन पे चलते हैं। और प्रिवेंशन क्या हो सकता है अगला, आपका गैल्वेनाइजेशन करने में या कलाई करने में जो हमने यहां पर कौन सी लेयर चढ़ाई थी, जिंक की लेयर चढ़ाई थी, जिंक मेटल की, है ना, जिंक मेटल की लेयर चढ़ाई थी। तो उसी तरह से यहां पर अगर हम टिन भी एक मेटल होती है आपकी, और क्रोमियम भी, तो इनमें से किसी की भी टिन या फिर क्रोमियम की लेयर चढ़ाते हैं तो उसको बोलते हैं हम टिन प्लेटिंग या क्रोमियम प्लेटिंग। तो उसमें ये अलग अलग मेटल्स हैं, टिन अलग है, क्रोमियम अलग है,
टिन की प्लेटिंग हो सकती है, क्रोमियम की प्लेटिंग हो सकती है, दोनों ही ये कोरोजन के रेजिस्टेंट है। रेजिस्टेंट मीन्स उसको रोकते हैं। नाउ द लास्ट वन इज अलोइंग। अलोइंग मीन्स आप किसी मेटल का एलॉय बनाकर उसको कोरोजन से किसी हद तक सेव कर सकते हैं। बेसिकली एलॉइंग क्या होती है, इसको हम थर्ड चैप्टर में कवर करेंगे प्रॉपर्ली, बट अभी इतना समझ लें कि एलॉय जो होता है किसी भी मेटल में अलग से कोई एडिशनली मेटल मिला दी जाती है, नॉन मेटल मिला दी जाती है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करने के लिए। तो इस तरह से जो नई चीज मिली है, नया ऑब्जेक्ट मिला, फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, हमने आयरन ले लिया, ठीक है, आयरन में हमने निकेल और क्रोमियम मिला दिया और कुछ सम परसेंटेज ऑफ कार्बन, बहुत स्लाइट अमाउंट, बहुत थोड़ी सी अमाउंट में हमने उसमें कार्बन ऐड कर दिया, वो एक प्रोपोर्शन है अपना फिक्स। तो जिंक मतलब था आयरन, पहले सिर्फ आयरन कहला रहा था वो, उसमें क्या क्या मिला दिया, क्रोमियम मिला दिया, निकेल मिला दिया और कार्बन मिला दिया सम परसेंटेज है। तो वो चीज जो नई बनकर तैयार हुई, इसकी एलॉय क्या कहलाया प्रोसेस के भाई हमने आयरन की एलॉइंग कर दी, एलॉय बना दिया उसका, है ना। तो ये मिक्सचर जो है कॉम्पोजिशन, उसको कहा जाएगा कि भाई ये एलॉय है, जो बनकर तैयार होता है उसे कहते हैं स्टील, ठीक है ना। स्टील इज एन एलॉय ऑफ आयरन, स्टील इज एन एलॉय ऑफ आयरन, ठीक है। तो आप जाहिर सी बात है, आप देख लीजिए, आप कोई एक तो प्योर आयरन की एक प्लेट ले लीजिए, है ना, और एक ले लीजिए स्टील की, दोनों को बारिश में ले जाकर रख दो आप, तो किस पे जंग चढ़ जाएगी पहले, जाहिर है आयरन वाली पर चढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जो आपकी स्टील वाली प्लेट है ना, वो एलॉइंग हो चुकी है उसकी, वो एलॉय है, वो आपका प्योर आयरन नहीं है, उसमें अब मिक्स हो चुका है निकेल भी और क्रोमियम भी और सम परसेंटेज ऑफ कार्बन भी, ठीक है। तो इस तरह से आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए प्रिवेंट कर सकते हैं किसी हद तक कोरोजन को। चलिए, ये तो हमने पहले फर्स्ट इंपैक्ट को जाना, फर्स्ट इफेक्ट को जाना ऑक्सीडेशन के। तो हमने ये इस तरह से कोरोजन यानी कि हमारा फर्स्ट इफेक्ट हमारा क्लियर हो गया कि कोरोजन क्या होता है, इनके प्रिवेंशन क्या क्या है। तो चलिए हम चलते हैं अगले टॉपिक पर, दैट इज रेंसिडिटी। तो हमने सीखा कोरोजन क्या होता है और इसके प्रिवेंशन क्या क्या हैं, और जैसा कि इस रिएक्शन से क्लियर है कि यहां देखिए आयरन का क्या हुआ था, आयरन अकेले थी, यहां पर आयरन के साथ में क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया, ठीक है। तो क्या कहा जाए कि साहब आयरन का हो गया ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन एलोन है यहाँ पर, इसके साथ में क्या लग गया, एफ लग गया। एफ क्या है आपकी मेटल। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि अगर मेटल जुड़ती है तो वहां पर रिडक्शन होता है, तो ऑक्सीजन में क्या जुड़ी, मेटल जुड़ गई आयरन, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन के लिए रिडक्शन हुआ और आयरन में ऑक्सीजन जुड़ी थी, तो आयरन के लिए ऑक्सीडेशन हुआ, इसके लिए ऑक्सीडेशन हुआ है, ये ऑक्सीडाइज सब्सटेंस है और ये रिड्यूस सब्सटेंस है। बहरहाल यहाँ ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, रेड भी हो रहा है, ऑक्स भी हो रहा है, रेड फॉर रिडक्शन एंड ऑक्स फॉर ऑक्सीडेशन, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज सेड टू बी अ रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज रेंसिडिटी, जो कि हमारा अगला इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन है हमारी डेली लाइफ पर। तो चलिए अब समझते हैं रेंसिडिटी को, ठीक है। रेंसिडिटी क्या चीज है? रेंसिडिटी बेसिकली जैसे हम पहले से पढ़ रहे हैं कि इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन पढ़ रहे हैं कि ऑक्सीडेशन के हमारी डेली लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ते हैं, अच्छे या बुरे। तो यहां हमने अभी कोरोजन पढ़ा, उसको आपने समझ लिया। अब बात कर रहे हैं रेंसिडिटी की। रेंसिडिटी क्या है, डेफिनेशन समझिए इसकी, द एरियल ऑक्सीडेशन। एरियल ऑक्सीडेशन, अब आप कहेंगे एयर तो उसमें भी आई थी साहब कोरोजन में, O2 लगाया था, O2 से रिएक्शन में दिखाई भी दी सर आपने, बट यहाँ क्या है, यहाँ एयरियल इसलिए मेंशन किया गया है क्योंकि यहाँ जो है ना सिर्फ एयर ही मैन वो रहती है रीजन रेंसिडिटी का, ठीक है। वहां और भी एजेंसीज थी, और भी चीजें थी, जैसे हमारा एसिड था या नमी थी। यहाँ आमतौर पर सभी जानते हैं, आमतौर पर घरों में ढककर रखा जाता है खाना, अगर बच्चा अगर फेंका ना जाए जिन घरों में, वो फूड वेस्टेज होती है आमतौर पे, वो चीज अलग है। बट यहाँ अगर रात का खाना सुबह के लिए रखा जाता है तो वो ढककर रखा जाता है,
वहां वाटर नहीं जाएगा, एसिड नहीं जाएगा, कोई एयर चली जाएगी। तो इस वजह से कंसर्न इसका क्या है, मैन एयर से है, एयरियल ऑक्सीडेशन, यानी एयर के जरिए कराएगा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी और ऑयली फूड्स। फैटी या ऑयली फूड्स का जो ऑक्सीडेशन हुआ है हवा के जरिए, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, रिजल्टिंग अ बैड स्मेल और टेस्ट। उसका मतलब स्मेल, उसकी स्मेल या टेस्ट चेंज हो जाएगा उस ऑक्सीडेशन की वजह से। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम रेंसिडिटी, इज कॉल्ड रेंसिडिटी। तो द एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी और ऑयली फूड्स रिजल्टिंग अ बैड स्मेल और टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। रेंसिडिटी। तो अब इसके प्रिवेंशन को समझते हैं। जाहिर सी बात है, अब वो इसका अगर उसका स्मेल या टेस्ट चेंज हो रहा है तो जाहिर सी बात है अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी कौन जाएगा कि मतलब बदबू वाला खाना खाए या बेकार टेस्ट वाला खाना खाए, जो कि ड्यू टू एरियल ऑक्सीडेशन हो चुका है। तो इसलिए इसका जो प्रिवेंशन है, इसके जो प्रिवेंशन हो सकते हैं वो समझते हैं। चलिए, तो क्या किया जाए। जैसे आपने देखा होगा कि अगर स्पेशली जब बरसात का मौसम हो तो आपने कुरकुरे का पैकेट खोला, ठीक है, खोलने के बाद में क्या करते हैं कि किसी ने आवाज लगाई और आप खाते खाते रख के चले गए। बारिश के मौसम की बात करूं, आप भूले किसी काम में लग गए, अगर आप 5-6 घंटे बाद जाकर उसे देखते हैं फिर से, तो वो सीलन सी आ जाती है उसमें, है ना, वो प्लीजेंट नहीं लगती, मतलब स्मेल भी उसकी और वो मतलब, या फिर ऐसा समझ लीजिए कई दिन रख दिए जाए कोई चीज खोल के जिसमें ऑयल या फैट मौजूद है, वो सील सी जाती है, थोड़ा वो जो उसमें क्रंचीपन होता है ना, जो क्रंच होता है उसका वो खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीजन ने रिएक्शन कर ली उससे। उसका हो सकता है कि इसमें लिए टेस्ट भी चेंज हो गया हो, या बहुत पुरानी रखी हुई नमकीन खाई होगा भी आपने बचपन में, तो देखा होगा यार ये वो मजा नहीं आ रहा जो आना चाहिए। बहरहाल वो क्या होता है, वो रेंसिडिटी होती है, क्योंकि उसका एरियल ऑक्सीडेशन की वजह से स्मेल या टेस्ट चेंज हो चुका है, ठीक है, अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी है। तो इन चीजों को आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? तो पहली बात तो फर्स्ट इसमें एंटीऑक्सीडेंट मिला है। क्या हो क्या रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। रेंसिडिटी क्या है, ऑक्सीडेशन है ना। ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए एंटीऑक्सीडेंट मिलाए जाएंगे, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट क्या है, तो चलिए पहले फर्स्ट लिखते हैं। फर्स्टली बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट, तो आपके एंटीऑक्सीडेंट वो सब्सटेंसेस होता है जो ऑक्सीडेशन को रोकते हैं। प्रॉपरली 100% नहीं रोकते हैं, बट मोस्टली रुक जाता है इससे। एक बड़ी परसेंटेज जो है, एट अ लार्ज एक्सटेंट ये रोक देते हैं ऑक्सीडेशन को। तो हमारे कुछ एंटीऑक्सीडेंट हैं, BHT, BHA, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। इसकी डिटेल में नहीं जाए आप, इसकी वो मेन चीज क्या है, आप इसको शॉर्टली ही याद कर लें कि BHT और BHA जो है आपके और एंटीऑक्सीडेंट हैं जो कि ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद में आपका अगला है कि आप इसके अलावा एक, जैसे अभी कुरकुरे के पैकेट का जिक्र आया था, तो उसमें क्या कर सकते हैं आप, उस कुरकुरे के पैकेट में क्या मिलाया जाता है, जो पूरी फूल जाता है ना, तो उसमें क्या होता है कि एयर जो भरी हुई होती है उसमें आमतौर पे नाइट्रोजन मिलाई जाती है, नाइट्रोजन गैस मिलाई जाती है। नाइट्रोजन गैस जो है थोड़ी शरीफ गैस है, वो एकदम जैसे ऑक्सीजन है ना, एकदम से जज्बाती हो जाती है, आगे से रिएक्शन कर लेती है, जबकि नाइट्रोजन ऐसा नहीं करती है। नाइट्रोजन जो है बिल्कुल शांत स्वभाव की, बिल्कुल सुकून के साथ रहती है, वो रिएक्शन नहीं करती किसी से। तो उस कुरकुरे के चिप्स के पैकेट में जो होती है वो नाइट्रोजन गैस ऐड की जाती है, तो हम कह सकते हैं बाय यूजिंग nitrogen gas we can reduce the rancidity. How?
because it is an unreactive gas. That's why it resists the oxidation of fatty or oily objects. तो इसलिए हम क्या कहेंगे इसके बाद में आपका थर्ड स्टेप क्या हो सकता है? थर्ड स्टेप ये हो सकता है कि आप चीजों को रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए, है ना। रेफ्रिजरेटर में रखकर भी किसी हद तक जो है आपकी रेंसिडिटी पूरी तरह से शब्द तो नहीं होगी, बट ये है कि वो आपकी जो रेंसिडिटी है वो किसी हद तक कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगा। रेंसिडिटी का जो डेवलपमेंट है वो किसी हद तक रिड्यूस हो जाएगा, है ना, बाय यूजिंग रेफ्रिजरेटर। बाय यूजिंग आप यहां से उठा लीजिएगा, बाय यूजिंग रेफ्रिजरेटर वी कैन reduce the acidity of edible items. Anyway, so next one is आपका अगला क्या हो सकता है? एयर कंटेन, मतलब एयर टाइट कंटेनर्स में। एयर टाइट समझते हैं जहां पर हवा पास ना हो सके, ठीक है, जहां पर मतलब एयर जो है वो एंटर नहीं कर सके, दैट दोज कंटेनर्स आर कॉल्ड एयर टाइट कंटेनर्स। अगर उसमें रहेंगे जाहिर सी बात है हवा जाएगी नहीं, हवा जाएगी नहीं तो उसका जो है ऑक्सीडेशन रुक जाएगा। अच्छा, इसके बाद में और क्या प्रिवेंशन हो सकता है आपका कि आप उसको डार्क में रखें, कीप इन डार्क। तो जो भी आपको जिस चीज का खतरा लग रहा है ये मतलब इतना बेहतर तरीका नहीं है, फिर भी किसी हद तक हम उसको रेंसिडिटी को कम कर सकते हैं। कीप इन डार्क मतलब उससे अवे फ्रॉम लाइट। हम अगर किसी ऐसी जगह पर रखते हैं जहां पर लाइट नहीं पहुंच पा रही, क्योंकि लाइट नहीं पहुंचेगी तो किसी हद तक आपका ऑक्सीडेशन धीमा पड़ जाएगा, हल्का पड़ जाएगा, है ना। तो एक प्रिवेंशन ये हो सकती है, अगर आप ऊपर वाले स्टेज फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो आप ये कर लें कि भाई उसे मतलब एयर टाइट कंटेनर्स में रखें और उसको डार्क में रखें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस तरह से हमने प्रीवियस ओवरऑल आज ये 5th पार्ट था, तो हमने चैप्टर फर्स्ट को पूरी तरह से कवर कर लिया है। इसमें अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप हमें डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर या फिर डिस्क्रिप्शन में, या हमारी ईमेल आईडी पर ईमेल करके आप कुछ भी क्वेरी पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चाहें तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।